नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। तो देखिए, कल राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खूब ऐसी चर्चा चल रही है कि आखिर राहुल गांधी ने जो ये बम फोड़ा है, क्या ये सच में एक बम था, आइटम बम या हाइड्रोजन बम था, या फिर ये सिर्फ एक सुतली बम था जो कि सिर्फ फुस हो गया। इसी को लेकर देखिए, राहुल गांधी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बहस 3 घंटे बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और यह पोस्ट काफी चिंताजनक है। देश के जेनजी संविधान को बचाएंगे। आपको जेनजी शब्द से नेपाल की घटना याद आ रही होगी। राहुल गांधी ने जेनजी शब्द का प्रयोग किया। मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूं। राहुल गांधी ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी के खिलाफ जो अभियान शुरू किया है और यह भी कहा है कि लोकतंत्र की लड़ाई मैं लड़ता रहूंगा, और उम्मीद जताई है कि देश के युवा, छात्र और जनरेशन जेड यानी कि जेन जी वोट पर जो चोरी हो रही है उसको रोकेंगे। पोस्ट में राहुल गांधी ने यह कहा है कि देश के युवा, देश के छात्र और देश के जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी रोकेंगे, और मैं उनके साथ खड़ा हूं। अब देखिए, इस पोस्ट के बाद से सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था और कांग्रेस की ओर से ट्वीट भी किया गया था कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, लेकिन कुर्सी की पेटी बांधने के बाद दर्शकों को हाथ क्या आया, देशवासियों को क्या हाथ आया? राहुल गांधी नेपाल जैसे हालात क्या भारत में क्रिएट करना चाहते हैं? एक बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नजर आता है, क्योंकि अब से पहले राहुल गांधी ने जितने भी बयानें दी, जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, उसमें कहीं पर भी जेनजी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन अगर हम कल के राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो राहुल गांधी ने महज आपको 35 मिनट, और ये जो 35 से 40 मिनट का उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें से उन्होंने 30 से 40 बार युवा शब्द का प्रयोग किया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी युवाओं को टारगेट करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, जेन जी शब्द का प्रयोग किया। महज थोड़े ही देर बाद एक ट्वीट करते हैं राहुल गांधी, जिसमें कहते हैं कि जेन जी, जो कि नेपाल में हमने देखा कि जेन जी जब सड़कों पर उतरी किस तरीके से तबाही हमने देखी, और पूरा मंजर क्या था जब सरकार 36 घंटों में बदल गई और अब अंतरिम वहां के प्रधानमंत्री सुशीला कार्की हैं। लेकिन राहुल गांधी आखिर क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी आखिर क्यों युवाओं को टारगेट करना चाहते हैं? सवाल पूछने पर राहुल गांधी कहते हैं कि मेरा लोकतंत्र को बचाना मेरा काम नहीं है, मैं सिर्फ एक हिस्सा हूं। लेकिन फिर राहुल गांधी एक नया बम लेकर आते हैं और इस बम में बिल्कुल भी दम नहीं होता है। इस बात को आज साबित करेंगे और आज इसी बात पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन देखिए, ये जो राहुल गांधी हैं लगातार ये जो पोस्ट कर रहे हैं और एक एक करके जो नए नए दावे कर रहे हैं। इसी बीच कल राहुल गांधी ने मंच से ये भी कहा है कि ये हाइड्रोजन बम नहीं है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। हाइड्रोजन बम को आने में 2 से 3 महीने लगेंगे। तो क्या बिहार चुनाव के खत्म होने का क्या राहुल गांधी और कांग्रेस बिहार चुनाव के खत्म होने का इंतजार कर रही है ताकि वो अंत में ये इल्जाम लगा सके कि वोटों की चोरी हुई है? इन तमाम चीजों को लेकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि अनुराग ठाकुर इस पर क्या कुछ कह रहे थे। निष्पक्षता के साथ भारत का इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, तो बार बार राहुल गांधी जी का प्रयास है कि लोकतंत्र पर प्रहार किया जाए, भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया जाए, जनता को गुमराह किया जाए, और जिस तरह से बांग्लादेश नेपाल में स्थिति बनती है वैसे झूठ बोल बोल के वहां पे स्थिति पैदा कर दो देश में। तो हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ गए, उनके तरफ चलते हैं। तो हमारे साथ बीजेपी के नेता रामकुमार पाल जी जुड़ गए, उन्हीं की तरफ चलेंगे सबसे पहले, उसके बाद चर्चा में शुरुआत भी उन्हीं से करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और यही जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी ने ये जो कल पोस्ट किया है जेन जी को लेकर और ये जो गुमराह करने की बात राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया लूंगी, उसके बाद आगे चर्चा में बढ़ेंगे। देखिए, राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो क्या जायज है, सही है, और ये अब आपको क्या बताया, इसका डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही कहा कि 30 ट्रिलियन किसके लिए खर्च होने वाले थे वो, और जो डीप स्टेट है बांग्लादेश में सीधे सीधे उनका और जमात इस्लामी का कार्य था जो बांग्लादेश में हुआ। तो ये इस तरह से ये आज मलेशिया गए थे वो भी एक शख्स के दायरे में। लेकिन ये जो सवाल उठा रहे हैं, कर्नाटक के अड़न जो चुनाव की क्षेत्र है वहां पे इनका विधायक जीता है और पिछले 94 से लेके पहली बार इनका विधायक जीता है, और वहीं का सुबह कह रहे हैं कि वहां पे 6018 वोटों से घालमेल करने की कोशिश की गई। सुबह ये कह रहे हैं और शाम को फिर पलट गए, बोले 6000 वोट घटाने की कोशिश की गई। ये 2 बयान तो उनके खुद के हैं, और दूसरी बात उनका जो विधायक है वो 9000 वोटों से जीता है। जीत उन्हीं जीता, उन्होंने घोटाला करके जीता है, उन्होंने घोटाला किया है, अपने आप को बताए।
सुबह शाम की 2 बाइट है, दुनिया ने सुना है, दुनिया ने देखा है। तो सारा झूठ का षड्यंत्र चल रहा है और देश को ये नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, देश के खिलाफ ये कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन ये वो देश नहीं है, ये कोई बांग्लादेश नहीं, एक तरफा है और विशेष समुदाय का। यहाँ सब लोग हैं और समझदार है, इन नेताओं से तो ज्यादा ही समझदार लोग। हम्म। रामपाल जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि पहले तो ये सारी चीजें होती है, राहुल गांधी पहले कहते कि हाइड्रोजन बम लेकर आएंगे, हाइड्रोजन बम लेकर आएंगे, वो लेकर भी आते, उसके बाद कहते हैं कि 2-3 महीने बाद हाइड्रोजन बम लाएंगे, फिलहाल के लिए एक नया सबूत हम लेकर आए हैं। इस पर क्या मतलब, मैं समझना चाहती हूँ कि क्या राहुल गांधी और बाकी के कांग्रेसी और विपक्षी ये इंतजार कर रहे हैं कि बिहार का चुनाव खत्म हो जाए ताकि इल्जाम लगाने के लिए काफी हो कि चुनाव आयोग ने वोटों की चोरी की है? देखिए, इस पार्टी को भारत में कुछ नहीं मिल रहा है, इनको आईटी एक्सपर्ट भी भारत के नहीं मिल रहे। जो अगली बार उन्होंने बम फोड़ा था उसका आप टाइमिंग और देखिए, वो म्यांमार से बना के मिला था, म्यांमार से। देश में नहीं है कोई, या इनकी आईटी सेल की सुप्रीमो नहीं कर सकती। अगर आप टाइमिंग देखेंगे और जो 6/18 के टाइम पे बना था X91, जो कंप्यूटर में सारे आते हैं, कई वीडियो सोशल मीडिया पे है, कई वीडियो से कई लोगों के, उस आधार पर वो जो बीपीटी बनी थी वो म्यांमार में बनी थी। इसीलिए तो एफिडेविट नहीं दे रहे, एफिडेविट दें या कोर्ट में जाए तो ये जायज होगा। फिर कोई अगर उनकी गलती है तो सजा के पात्र होंगे, पर वो काम नहीं करना चाहते। और एक संस्था पर, हर संस्था इनके लिए बिगड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि खुद ही नेशनल हेराल्ड में चोर है और चोर चोरी की बता रहा है। ठीक है, लेकिन पाल जी, मैं ये जिस तरीके से देखिए सारी चीजें आ रही हैं, कहीं ना कहीं देखिए राहुल गांधी कांग्रेस और विपक्ष को भी फॉलो करने वाला एक बड़ा तबका है भारत में। राहुल गांधी के बाद से ऐसे बहुत लोग हैं जो इन्फ्लुएंस भी होते हैं, आजकल के युवा भी उनमें शामिल है। अगर राहुल गांधी इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं, युवाओं को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जेनजी से जोड़ रहे हैं, नेपाल से जोड़ रहे हैं, तो बीजेपी या एनडीए मिलकर आगे सरकार में क्या ऐसा प्लान तैयार करेगी कि राहुल गांधी अगर इस तरीके से इन्फ्लुएंस करे तो उसका असर ना के बराबर हो? देखिए, जनता बहुत जागरूक है, मैं आपसे विनती पूर्वक कहना चाहूंगा। ये तो समझ रहे हैं वही 60 साल पुरानी जनता है, वही हाथ के पंजे पे चलने वाली चीज है, जो कि अब नहीं है। अब जनता सब कुछ देखती है। जहां अगर इन्होंने पहले झूठा नैरेटिव चलाया था संविधान रद्द होगा, उससे इनको कुछ फायदा हो गया, तो अच्छी सीटें इनको आई अगले कार्यकाल में, हमारी सीटें कम हुई, तो ये झूठ ब्रीफ करके वापस उसी पे चल रहे हैं। लेकिन वो सब चीज है, राजनीति में सब करना ठीक है, जायज, एक पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, पर ये जो युवाओं को भड़काना और नेपाल और बांग्लादेश और इस तरह की बातें करना, ये क्या आपको कबूल होता है क्या, या आप इसको मानती हैं क्या? ये डीप स्टेट के, और कितना पैसा इन लोग कमाएंगे समझ में नहीं आता है, कौन से दुनिया में रखेंगे। कितने सालों से किया है, 2004 से 2014 तक कितने घोटाले हुए हैं, सोना तक बेचा देश का। रक्षा मंत्री के एंथोनी कहते थे कि हथियार लेने के लिए पैसे नहीं है, तो आज ये देश सुधरा है। ऑयल बॉन्ड की बात करेंगे बहना, तो ऐसा है कि 75 रुपए में ऑयल लोगों ने पेट्रोल डीजल बेचा और 135 रुपए में लिया, तो उसका जो डिफरेंस ऑयल बॉन्ड बेचा था उसका पैसा किसने चुकाया? उसकी किस्त 2016 से चालू हुई और 2024 तक है। तो इस तरह इन्होंने राज्य चलाया या देश चलाया, जनता जानती है और जनता को इनको सजा देती है। लेकिन ये तो स्वयं मरे, लेकिन तेजस्वी को भी ले डूबे। आज तेजस्वी देखिए अलग से यात्रा निकाल रहे हैं, वो कुछ भी, उनकी अच्छी जमीन थी, अच्छे नेता, मतलब अच्छा उनको सीटें जीते थे, और इनके चक्कर में उनकी भी जमीन खराब हो गई। देखिए, तेजस्वी की छवि खराब हुई, जमीन खराब हुई, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन जब आपने ये बात उठाई है तो एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि कहीं ना कहीं देखिए नीतीश कुमार को लेकर असंतोष की भावना वहां के लोगों में है, बिहार वासियों में है, क्योंकि जो विकास होना था लगभग वो हो चुका है। मोतिहारी की चीनी मिल की बात कर लीजिए, अगर ताजा खबर की मैं बात करूं तो पटना के मुखर्जी नगर की हालत इतनी बुरी है सर कि आप वहां जा नहीं पाएंगे। तो वहां के जो सांसद है, वहां के विधायक है, वो आखिर कर क्या रहे हैं? असंतोष की भावना कहीं ना कहीं जरूर है, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में इस असंतोष को बीजेपी एनडीए मिलकर कैसे खत्म करने का काम करेगी कि नीतीश कुमार के चेहरे पर एक बार फिर से जनता वोट देने को तैयार हो जाए? देखिए, असंतोष आपको होगा कहीं ना कहीं, हम बिना 100% कार्य हो गया ऐसा नहीं कहते, फिर भी विकास का कार्य देखिए, वही पटना एयरपोर्ट देखिए, वही जो ब्रिजेस बने हैं, कई ब्रिजेस बने हैं, सड़क का निर्माण हुआ है, और जितनी हमारी योजनाएं हैं, जो घर मकान देने की, रोटी कपड़ा मकान देने का कार्य भी हुआ, कई विकलांगों को, दिव्यांगों को, इन्होंने तो पूरे 70 साल रोटी कपड़ा मकान कहा, उस पर एक पिक्चर भी बन गई थी रोटी, लेकिन कहाँ किसको क्या दिया? ये वही देश है ना, उसी देश के प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी
कभी इनके परिवार हुआ करते थे, पर इनका एटीट्यूड है, ये परिवार की चीज है, परिवार की गद्दी है, कैसे चली गई, एक गरीब आदमी को कैसे मिल गया, एक गरीब महिला राष्ट्रपति कैसे बन गई, एक गरीब उपराष्ट्रपति कैसे बन गई, मोदी प्रधानमंत्री कैसे बन गया, ऐसी भावना है। ये कभी भी बताइए कि आपको चुनाव प्रचार में ये कहते हैं कि हम ये बनाएंगे, हम वो करेंगे। सर, तो ये बात आप बोल रहे हैं कि आपके जो बिहार के सांसद विधायक है वो जमीनी स्तर पर उतर रहे हैं। आप यहां से इस डिबेट के बाद जाइएगा और एक बार मुखर्जी नगर पटना सर्च कीजिएगा। ये मेरा पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है। एक बार देखिएगा वहां के जो बच्चे किस तरीके से वहां पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वहां पर किसी नेता मंत्री का आगमन हो जाता है तो सारी चीजें दुरुस्त हो जाती हैं। जैसे ही वो जाते हैं, जैसे हमने राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा में देखा था कि वीआईपी टॉयलेट जाता है और उनके जाते ही सारी चीजें तुरंत हटा ली जाती है, बिल्कुल वैसा ही मुखर्जी नगर का इस वक्त हालत हो गया। अब चुनाव है, जाहिर सी बात है नेताओं का आना जाना और ज्यादा तेज हो जाएगा, लेकिन वहां के छात्रों के बारे में क्या सर? जरूर एक बार उसके बारे में सर्च करिएगा और मैं उम्मीद करती हूं, आशा करती हूं कि ये बात आप अपने आला कमान तक पहुंचाएंगे और मुखर्जी नगर को एक बार फिर से दुरुस्त करने का काम करेंगे। सर, अब बात आते हैं वोट चोरी को लेकर। जब सर वोट चोरी की बात बार बार आ रही है, राहुल गांधी नए नए इल्जाम हर रोज लगा रहे हैं, तमाम सबूत भी राहुल गांधी ऐसे में पेश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए इस बार के लोकसभा के चुनाव में 99 सीटें लेकर कांग्रेस आई है, तो इम्पैक्ट तो उसका पड़ ही रहा है। लेकिन अगर ऐसे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो आप लोगों को क्या लगता है, बिहार चुनाव के लिए अलग से रणनीति आप लोगों को बनाने की जरूरत अब पड़ेगी, या फिर काफी है राहुल गांधी का ये इल्जाम लगाना और जिस तरीके से वो इल्जाम लगा रहे हैं इसका असर नहीं पड़ेगा? देखिए, जो उन्होंने इल्जाम लगाया 6018 वोटों का घोटाले का, तो उन्हीं का उम्मीदवार जीता है। घोटाला उन्होंने किया क्या? उन्होंने जो, सर आप माफी चाहूंगी, आपको रोकना चाहूंगी, कांग्रेस के नेता हैं, कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। वैसे जैसे यहां है देश का इलेक्शन कमीशन, कर्नाटक का इलेक्शन कमीशन, वो भी तो संवैधानिक संस्था है, उसने भी भेजा है कोर्ट करते हुए, उसका भी जवाब नहीं दे रहे। तो पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन एक्सपोज हो गया है, किसी बात का कोई जवाब नहीं है, हर बात का तर्क के साथ जवाब दें, तो पूरी तरह। तो सर, प्रमोद तिवारी को सुन रहे थे, आप कह रहे थे कि हम बार बार कह रहे हैं लेकिन इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देता। और एक इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर आरोप ये भी लगता है कि बात हम इलेक्शन कमीशन की करते हैं, चर्चा इलेक्शन कमीशन की चोरी को लेकर हो रहा है, लेकिन बीजेपी वाले इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता बनकर आ जाते हैं मैदान में जवाब देने के लिए। देखिए, वो कैसे जवाब दे रहे हैं, उसका जवाब कौन देगा? इलेक्शन संस्था तो दे रही, कल का कल ताबड़तोड़ जवाब दिया, और उनके पास कोई प्रवक्ता नहीं, और सवाल हमसे हो रहा है तो हमको भी जवाब देने का अधिकार है, हमको भी सवाल करने का अधिकार है। क्या सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोगों को ही अधिकार है क्या देश में? ऐसा कुछ है क्या? और जहां जहां वो बात कर रहे हैं वहां पे उन्हीं का उम्मीदवार जीता है, घोटाला उन्होंने किया है। अभी महाराष्ट्र में मालेगांव शहर के अंदर, वहां पे 5 सांसद थे, 4 सांसद बीजेपी के थे। मालेगांव में 93,000 लीड लेके बीजेपी का विधायक आगे था। मालेगांव शहर में जाकर 99,000 वोट पड़ता है एक ही मालेगांव शहर में, और वहां पे बीजेपी का उम्मीदवार 4,600 से हार जाता है। तो क्या है वो? घोटाला है। लाख वोट गिरे हैं एक साथ में, एक मालेगांव शहर में, तो वो भी तो उसी तरह से। सर, जहां बीजेपी हारी है और विपक्ष जीती है, वहां पे ये इल्जाम लगाए कि आप लोग सक्सेसफुल नहीं हुए, इसीलिए जनता ने जो है वो कांग्रेस को और विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनको वोट देकर जिताया है। उन्होंने झूठा नैरेटिव चलाया था, संविधान रद्द हो जाएगा। कहाँ हुआ? 2 साल तो होने आए, कहाँ रद्द हुआ? तो नैरेटिव के कारण भ्रमित हो गए, और जय भीम के नारे से उन्होंने जो शुरुआत की, और ये हमेशा एक तरफा ही बात करते हैं। आज भी उन्होंने एक बात की थी इसके बारे में, पहलगाम के बारे में। गलत, एक तरफा एक समुदाय की बात करते हैं, हमेशा एक समुदाय की। अगर वहां पे पहलगाम में गए भी थे तो एक ही के घर पे गए थे ना, बाकी 25 परिवार का भारतीय नहीं है, वो क्या हिंदुस्तानी नहीं है? और उसके ऊपर रिपीट करते हैं। और जितना भी इन्होंने प्रोड्यूस किया, हमारी दूसरी सारी मीडियाओं ने उनकी बाइट बताई कि हमारा नाम है, हमारा ये है। कुछ ने तो कहा कि हमें पैसे देके कार्यकर्ता ने बुलाया है। ये सब तो आ चुका है, कोई जवाब ठीक है। रामपाल जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि देखिए राहुल गांधी के कल इस पोस्ट के बाद से और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से दर्शकों के लिए भी समझना बहुत जरूरी है कि आगे राहुल गांधी की और पूरे कांग्रेस की इस पूरे बयानबाजी और ट्वीट के पीछे मंशा क्या है। आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी का नया ज्ञान, संविधान बचाएगी जेन जी।
भारत का संविधान दुनिया का सबसे मजबूत लोकतांत्रिक दस्तावेज। क्या राहुल गांधी इसे नेपाल के चश्मे से देखने लगे हैं? कभी चीन, कभी नेपाल और अब जेन जी को ढाल बनाकर भारत की नींव पर सवाल। भारत का संविधान अडिग है, इसे बचाने की ताकत भारत की जनता में है, न कि राहुल गांधी की नेपाल वाली सोच में। तो देखिए, इससे हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि आखिर राहुल गांधी ने ये जो कल पोस्ट किया था, स्पेशली जो वहां पर शब्द मेंशन किए थे जेन जी, सवाल उसी पर खड़े होते हैं। क्योंकि पिछले दिनों नेपाल में किस तरीके से हमने देखा है कि जेन जी सड़कों पर उतरे, नेताओं को मारा पीटा, जला दिया गया। बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा उन्हें कि हम आखिर कर क्या रहे हैं, हम आखिर अपने भविष्य को क्यों जला रहे हैं। और यही चीज राहुल गांधी यहां पर भी वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार वो एक एक बम फोड़ने की बात करते हैं, लेकिन सारे उनके बम फूस होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हाइड्रोजन बम वो कब फोड़ेंगे? 2-3 महीने बाद, जब बिहार का चुनाव हो जाएगा। हमारे साथ लगातार रामपाल जी बने हुए हैं, उन्हीं का रुख करते हैं, क्योंकि वो बीजेपी का पक्ष भी रख रहे हैं। हालांकि हमने कांग्रेस से भी प्रवक्ता मांगे थे कि वो आज इस बात पर अपनी बात रखे, डिबेट करें, लेकिन अब तक उनके वहां से कोई प्रवक्ता हमें अलॉट ही नहीं किया गया। इसीलिए आज डिबेट में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की तरफ से आपको प्रवक्ता नजर आ रहे होंगे। सर, तो यही चीज जो हमने आपको इस रिपोर्ट में दिखाई कि राहुल गांधी की आखिर मंशा क्या है। जेनजी शब्द का प्रयोग, और कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना युवा शब्द का प्रयोग राहुल गांधी बार बार कर रहे थे। आखिर उनका क्या मकसद आपको लगता है, और आगे इससे कैसे निपटने की आप लोगों की तैयारी होने वाली है? देखिए, उनके मुंह से उन्होंने स्वयं कहा, एक तो हाथ में संविधान लेके घूमते हैं, दूसरी वो बात करते हैं कि मैं लोकतंत्र बचाने वाला नहीं, मैं विरोधी पक्ष का नेता हूँ, सवाल पूछने वाला हूँ, ये सब करने वाला, लेकिन लोकतंत्र बचाना उनका दायित्व नहीं। कितनी गलत बात की उन्होंने। तो एक सांसद है चुने हुए, एलओपी है, उसके बाद कहते हैं लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है, ये सरकार का काम है। नहीं है। और अगर कभी खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो सबसे पहले सारे कांग्रेसियों को पकड़ पकड़ के ये युवा मारेंगे। सब जानते हैं कि क्या किस काल में क्या हुआ है। व्हाइट पेपर मांगे थे, अब जब देश एकदम ट्रैक पे है तो व्हाइट पेपर नहीं मांगते। इनकी सारी बातें एक्सपोज है, जितना इनके ऊपर आरोप लगा जाए कम है। हमको विकास करना है, निर्माण करना है, जनता के साथ खड़े रहना है, जनता की नौकरी कर रहे, जनता के सेवक है। ये लोग तो जनता के मालिक हैं, इनका देश इनका परिवार का है ऐसा समझते। और हमारे बड़े से लेके छोटे सारे नेता सेवक बन के काम करते हैं। जितना मौका मिला उससे ज्यादा काम करके जनता के पास से जनता तक पहुंचाए। आप बताइए, इतने सालों में घोटाले क्यों नहीं, और इतनी चीजें। आज पहले इनके पास सिर्फ नरेगा हुआ करता था, आज 250 योजनाएं हैं। कितनी योजनाएं, महिलाओं के लिए कितनी योजनाएं हैं, आधार उद्योग कार्ड से भी है, टेंडरिंग में भी है। सर, आज आपके लिए भी डिबेट करना इसलिए भी आसान है क्योंकि आज कांग्रेस का कोई हमारे साथ बैठा नहीं है, इसलिए आप अपनी बात बहुत आराम से भी रख रहे हैं, और आपको कंडेम करने के लिए भी हमारे पास प्रवक्ता इस वक्त मौजूद नहीं है। जाहिर है, ठीक है। हमारे साथ हमारी सहयोगी कनिका जुड़ गई है, उनका भी रुख कर लेते हैं। कनिका, कल के बाद से ये जो माहौल छिड़ा हुआ है और